हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक जावा लर्निंग हब। आज के इस सेशन में हम अपने एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि नॉर्मली हमने कलेक्शन के टाइम पे काफ़ी यूज किया था कि इक्वल मेथड का यूज करेंगे, हैश कोड मेथड का यूज करेंगे। हम कैसे अपने एलिमेंट्स को हैश टेबल के अंदर सेव करवाते हैं बाय कैलकुलेटिंग हैश कोड। तो ये सारे डिस्कशन हमने अपने कलेक्शन के टाइम पे किए थे, और ये इंटरव्यू टाइम पे बहुत बार पूछा जाता है कि इक्वल एंड हैश कोड मेथड कैसे काम करता है हमारे जावा के अंदर, कलेक्शन के अंदर हम जब हम अपने एलिमेंट्स को सेव करवाते हैं। तो उसी टॉपिक को आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहले हम थ्योरेटिकली समझते हैं कि इक्वल एंड हैश कोड मेथड जो जावा के अंदर है, एक्चुअल में वो है क्या, और वो कैसे ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, क्या उनकी डिफॉल्ट इंप्लीमेंटेशन हो सकती है, और उनको हम क्यों अपने हर क्लास में ओवरराइड करना चाहिए जहां पे हमने कलेक्शन का यूज कर रहे हो। तो एक बार उसको पहले थ्योरेटिकली डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि अगर हम अपने प्रोग्राम के अंदर, अपनी क्लास के अंदर इक्वल एंड हैश कोड मेथड को ओवरराइड ना करें तो क्या डिफरेंस आ सकता है। तो उसको एक बार समझ लेते हैं, पहले थ्योरेटिकली फिर प्रैक्टिकली समझें। थ्योरेटिकली समझने के लिए हम अपने एक बार अपने पावर पॉइंट स्लाइड पर चलते हैं और डिस्कस कर लेते हैं कि इक्वल्स एंड हैश कोड मेथड एक्चुअल में है क्या जावा के अंदर। In Java, the equals and hash code methods are fundamental components of object class, which is the superclass of all Java classes। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारी जावा के अंदर जितनी भी क्लासेस हैं उन सब की सुपर क्लास हमारी ऑब्जेक्ट क्लास है, और ये दोनों मेथड इक्वल्स एंड हैश कोड मेथड फंडामेंटल है हमारे जावा के क्लास के, और ये ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर अवेलेबल है। These methods are used for comparing objects and facilitating their use in collections like hashmap, hashset and hashtable। ये नॉर्मली हमारे ऑब्जेक्ट को कंपेयर करने के काम आते हैं, जहाँ पे हमें देखना हो कि दो ऑब्जेक्ट इक्वल हैं या नहीं है। तो उस केस में हम इक्वल्स एंड हैश कोड मेथड का यूज करते हैं। नॉर्मली जब हम कलेक्शन में अपने एलिमेंट को सेव करवाते हैं, जैसे हैश मैप में, हैश सेट में और हैश टेबल में, तो उस केस में हम अपने ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर करवा के इन दो मेथड्स के थ्रू तब भी हम देख पाते हैं कि वो पर्टिकुलर एलिमेंट किस बकेट में और किस पर्टिकुलर इंडेक्स पे जाके सेव होएगा। Here is an in-depth explanation of each method and their usage। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि इनकी डिटेल में क्या एक्सप्लेनेशन है और इनका यूज क्या है। फर्स्ट मेथड डिस्कस कर लेते हैं हम, इक्वल्स मेथड। पर्पज क्या है इसका? द इक्वल्स मेथड इज यूज्ड टू कंपेयर द कंपोनेंट ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स टू चेक फॉर देयर इक्वलिटी। इक्वल्स मेथड के थ्रू हम ऑब्जेक्ट्स के कंपोनेंट को चेक करते हैं कि वो इक्वल है या नहीं है। डिफॉल्ट इंप्लीमेंटेशन क्या है इसकी? द इक्वल्स मेथड इन ऑब्जेक्ट क्लास चेक्स फॉर रेफरेंस इक्वलिटी, means two objects are considered equal only if they refer to the same memory location। जो इक्वल्स मेथड की जो हमारे क्लास ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर है, उसकी डिफॉल्ट इंप्लीमेंटेशन ये है कि वो दो ऑब्जेक्ट को इक्वलिटी के लिए चेक करता है कि वो इक्वल है या नहीं है। और ये इक्वलिटी किस बेस पे चेक करता है? कि अगर दो ऑब्जेक्ट सेम मेमोरी लोकेशन को पॉइंट आउट करते हैं तो वो इक्वल है, अगर डिफरेंट मेमोरी लोकेशन को पॉइंट आउट करते हैं तो वो इक्वल नहीं है। और इसको जब हम ओवरराइड करते हैं तो क्या होता है? To check for logical equality is that whether the objects have same content or properties, you need to override the equals method in your class। अगर हमें उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के जो प्रॉपर्टीज हैं उनके भी आप पे हम उस ऑब्जेक्ट की लॉजिकली इक्वलिटी चेक करवाते हैं कि वो लॉजिकली उनके अंदर जो कंटेंट है वो इक्वल है या नहीं है, तो उस केस में हमें इस पर्टिकुलर इक्वल्स मेथड को अपनी पर्टिकुलर क्लास के अंदर ओवरराइड करवाना पड़ेगा। तभी ये पर्टिकुलर इक्वल्स मेथड उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के कंटेंट को कंपेयर करके हमें एक्चुअल रिजल्ट दे सकता है। सेकंड मेथड क्या है हमारा? हैश कोड मेथड। पर्पज क्या है इसका? द हैश कोड मेथड रिटर्न्स एन इंटीजर वैल्यू विच इज द हैश कोड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। हैश कोड क्या है हमारा? ये एक्चुअल में एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है। जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट का हैश कोड कैलकुलेट करवाते हैं तो इस हैश कोड के मेथड से हमें एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न होती है, जो कि वो उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की हैश कोड रिप्रेजेंटेशन होती है। दिस हैश कोड इज यूज्ड बाय हैश बेस्ड कलेक्शन। ये हैश कोड हमारा जो हैश बेस्ड कलेक्शन है, जैसे कि हैश मैप है, हैश सेट है या हैश टेबल है, तो उस केस में हमारे ऑब्जेक्ट को सेव करवाने के लिए काम आता है। टू एफिशिएंटली स्टोर एंड रिट्रीव ऑब्जेक्ट, हम उस पर्टिकुलर कलेक्शन के अंदर हैश कोड की हेल्प से एलिमेंट्स को स्टोर भी करवा सकते हैं और वहां से इफेक्टिवली रिट्रीव भी करवा सकते हैं। डिफॉल्ट रिप्रेजेंटेशन क्या है, इंप्लीमेंटेशन क्या है इसकी? द हैश कोड मेथड इन ऑब्जेक्ट क्लास रिटर्न्स मेमोरी बेस्ड हैश कोड
ड्राइव्ड फ्रॉम द मेमोरी एड्रेस। एक्चुअल में हैश कोड क्या है हमारा ऑब्जेक्ट क्लास के अंदर, ये जो जिस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन के ऊपर हमारा वो पर्टिकुलर एलिमेंट सेव होता है, तो उस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन के एड्रेस को ये रिप्रेजेंट करता है। ओवरराइड हम करते हैं तो क्या होता है, व्हेन इक्वल्स is overridden, it is critical to also override hash code to ensure consistency। यहाँ पे एक प्रिंसिपल है जावा के अंदर कि अगर हमने किसी क्लास के अंदर इक्वल्स मेथड को ओवरराइड किया है तो हमें मस्ट है कि वहां पे हैश कोड मेथड को भी हम ओवरराइड करें टू इंश्योर द कंसिस्टेंसी ऑफ आवर ऑब्जेक्ट्स। दिस कॉन्ट्रैक्ट द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन इक्वल्स एंड हैश कोड स्टेट्स दैट इक्वल्स और हैश कोड मेथड के अंदर बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो क्या कहता है यहाँ पे देखते हैं। इफ टू ऑब्जेक्ट्स आर इक्वल अकॉर्डिंग टू इक्वल्स मेथड देन दियर हैश कोड मस्ट रिटर्न दी सेम वैल्यू। अगर इक्वल्स मेथड के थ्रू हमें दो ऑब्जेक्ट इक्वल मिल रहे हैं तो उनका हैश कोड हमेशा सेम होगा। सेकंड क्या है इस प्रिंसिपल का सेकंड स्टेट क्या है, इफ टू ऑब्जेक्ट्स आर नॉट इक्वल, अगर दो ऑब्जेक्ट्स इक्वल नहीं है, दियर हैश कोड कैन बी सेम और डिफरेंट, तो उस केस में उन दोनों ऑब्जेक्ट का हैश कोड सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। बट इट इज रिकमेंडेड फॉर बेटर परफॉर्मेंस दैट डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैव डिस्टिंक्ट हैश कोड। अगर हमें एक बेटर रिप्रेजेंटेशन बनानी है, बेटर इंप्लीमेंटेशन करनी है अपने कलेक्शन की, तो उस केस में हमारा ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट का हैश कोड हमेशा डिफरेंट होना चाहिए, चाहे वो इक्वल हो या ना हो। अगर इक्वल मेथड के थ्रू इक्वल है तो वो हमेशा ही हमें सेम हैश कोड देंगे, लेकिन अगर वो इक्वल्स मेथड के थ्रू इक्वल नहीं है तो उस केस में हमारे ऑब्जेक्ट का हैश कोड हमेशा डिफरेंट कैलकुलेट होकर आना चाहिए टू गेट ए बेटर रिप्रेजेंटेशन ऑफ आवर कलेक्शन। वाई डू वी यूज इक्वल्स एंड हैश कोड, हम इक्वल्स और हैश कोड मेथड क्यों यूज करते हैं कलेक्शंस के अंदर हम यूज करते हैं। These methods are essential for working with hash-based collections like hash set, hash map and hash table। जो कलेक्शन हैश बेस्ड कलेक्शन होता है वहां पे हमें इस पर्टिकुलर इन दो पर्टिकुलर मेथडों को यूज करते हैं, जैसे कि हैश सेट में, हैश मैप में और हैश टेबल में। When an object is added to a hash set or used as a key in hash map, the hash code is used to determine the bucket location for storage। जब हम अपने हैश सेट के अंदर या हैश मैप के अंदर किसी भी एलिमेंट को सेव करवाते हैं तो उस केस में उस एलिमेंट के लिए हम एक हैश कोड कैलकुलेट करवाते हैं, और उस हैश कोड की कैलकुलेशन के भी आप पे ही हमें पता लगता है कि वो हैश कोड की उस पर्टिकुलर एलिमेंट के लोकेशन किस बकेट में जाके स्टोरेज के लिए हमारे पास अवेलेबल है। व्हेन चेकिंग फॉर एग्जिस्टेंस or retrieving an object, the hash code is used to narrow down the search and equals is used to verify the equality। जब हम अपने किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को हम पर्टिकुलर कलेक्शन के अंदर सर्च करते हैं या उसकी एग्जिस्टेंस को देखते हैं तो उस केस में हमारा जो हैश कोड है वो हमारे सर्च को काफी नैरो डाउन करता है, और इक्वल्स मेथड के थ्रू हम उन पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट्स की इक्वलिटी को चेक करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट्स क्या है इन दोनों के बीच में, कंसिस्टेंसी। The equals and hash code method need to be consistent with each other to ensure that collections work correctly। जैसे कि हमने ऊपर बताया था, जहां पे भी हम जिस क्लास में हम अपने इक्वल्स मेथड को ओवरराइड करते हैं तो वहां पे हमें हैश कोड मेथड को भी ओवरराइड करना मस्ट है टू गेट बेटर रिप्रेजेंटेशन ऑफ आवर कलेक्शन, और हमारे इस पर्टिकुलर उस पर्टिकुलर कलेक्शन की कंसिस्टेंसी को बनाए रखने के लिए हमें दोनों को करेक्ट वे में दोनों मेथडों को उस पर्टिकुलर क्लास के अंदर ओवरराइड करवाना चाहिए। इफ टू ऑब्जेक्ट्स आर कंसीडर्ड इक्वल यूजिंग इक्वल्स दियर हैश कोड मस्ट बी सेम। जैसे हमने ऊपर डिस्कस किया था कि जब हमारे दो ऑब्जेक्ट इक्वल्स मेथड के थ्रू इक्वल आते हैं हमारे पास, जब हम टेस्ट करते हैं उनको, तो उस केस में उन दोनों ऑब्जेक्ट का हैश कोड भी सेम होता है। परफॉर्मेंस, ए वेल implemented hash code method ensure that objects are eventually distributed across bucket in hash table, improving performance for operations like search and insert। जब हम इन दोनों मेथडों को हम अपने क्लास के अंदर ओवरराइड करवा देते हैं तो उस केस में हैश कोड मेथड के थ्रू हमें उन ऑब्जेक्ट्स की, जो ऑब्जेक्ट्स हम उस पर्टिकुलर बकेट के अंदर सेव करवाना चाहते हैं, तो उनकी इवेंचुअली जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वली होता है हमारे हैश टेबल के अंदर, और इससे हमारे ऑपरेशंस की
परफॉर्मेंस इंक्रीज होती है। जैसे कि हम किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को उस पर्टिकुलर हैश टेबल से या उस पर्टिकुलर हैश मैप से सर्च करवा रहे हैं, या उस पर्टिकुलर एलिमेंट को हम अपने हैश टेबल के अंदर इंसर्ट कर रहे हैं, तो उस केस में इस हैश कोड और इक्वल्स मेथड की भी ओवरराइड के कंसेप्ट से हमें वहां पे उन ऑपरेशंस की परफॉर्मेंस मोर बेटर वे में मिलती है। तो इसकी एक बार प्रैक्टिकल वे में रिप्रेजेंटेशन समझने के लिए हम एक बार अपने यहाँ पे हम इस पर्टिकुलर इक्वल्स एंड हैश कोड को प्रैक्टिकली समझने के लिए हम अपने इक्लिप्स का जो हमारा एडिटर है जो जावा का, उसका यूज करेंगे। क्योंकि इक्लिप्स के अंदर क्या है, हमारा जो इक्वल्स एंड हैश कोड मेथड है वो शॉर्टकट मिलते हैं हमारे को आईडीई के अंदर, इक्लिप्स के अंदर, जिसके थ्रू हम इक्वल्स और हैश कोड मेथड को हम हमारे एडिटर की हेल्प से ही जनरेट करवा सकते हैं, जो कि अब काफ़ी इजी है। क्योंकि मैनुअली आप उसको राइट करने जाओगे तो आपको काफ़ी लंबा कोड लर्न करना पड़ेगा। लेकिन जब हमें एडिटर ये चीज़ की एक फंक्शनलिटी दे रहा है कि वहाँ से हम उनको इजिली अपने एडिटर की हेल्प से ही ऑटो जनरेट करवा सकते हैं, तो हमें वही करना चाहिए ताकि हमें कोई कोड लर्न करने की जरूरत ना पड़े। तो इसको प्रैक्टिकल वे में समझने के लिए एक बार हम अपने इक्लिप्स पे चलते हैं और इसकी एक प्रोग्राम के थ्रू इम्प्लीमेंटेशन को समझते हैं। लेकिन उससे पहले जो आपने यहाँ पे प्रिंसिपल पढ़ा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और यही एक तरीके से पूछा जाता है इंटरव्यू टाइम पे भी, कि हमारे इक्वल्स एंड हैश कोड के अंदर ऐसा क्या कॉन्ट्रैक्ट है दोनों के बीच में, जो कि हमें उन दोनों को अपने प्रोग्राम अपनी क्लास के अंदर ओवरराइड करना चाहिए। तो फर्स्ट जो आता है उसका, उस प्रिंसिपल का फर्स्ट पॉइंट क्या आता है कि जब हम दो ऑब्जेक्ट्स को इक्वल्स मेथड के थ्रू कंपेयर करवाते हैं और उनका रिजल्ट हमारे पास इक्वल मिलता है, तो उस केस में उन पर्टिकुलर दो एलिमेंट्स का, उन दो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का हैश कोड भी हमेशा सेम होता है। लेकिन सेकंड केस क्या है, अगर हमारे वो दोनों एलिमेंट इक्वल्स मेथड के थ्रू इक्वल नहीं है, तो उनका हैश कोड सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। लेकिन हमें अपने जो इक्वल्स मेथड को ओवरराइड करवाते हैं, तो उसको इस वे में ओवरराइड करवाना चाहिए ताकि हमारे ईच ऑब्जेक्ट का हैश कोड हमेशा डिफरेंट ही रहे, जब वो दोनों ऑब्जेक्ट इक्वल ना हो हमारे इक्वल्स मेथड के थ्रू। तो ये एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट है इन दोनों इक्वल्स और हैश कोड मेथड के बीच में, और ये कॉन्ट्रैक्ट हमेशा हमें इम्प्लीमेंट करते समय माइंड में रखना चाहिए कि ये कॉन्ट्रैक्ट हमेशा हमारा काम करना चाहिए, तभी हमारे उस पर्टिकुलर कलेक्शन का जो रिजल्ट है वो एक बेटर वे में और एफिशिएंट वे में इंप्लीमेंट हो पाता है। तो एक बार इसको प्रैक्टिकल वे में समझने के लिए अपने आईडीई पे चलते हैं और एक प्रोग्राम क्रिएट करते हैं। तो ये हम अपने इक्लिप्स पे आ गए हैं, और यहाँ पे मैंने पहले से ही एक इक्लिप्स के अंदर मैंने एक फोल्डर बना के और उसके अंदर मैंने एक पैकेज को क्रिएट किया हुआ है पीएसबी के नाम से। इस पैकेज के अंदर हम, या तो हम क्या कर सकते हैं, हम दो डिफरेंट क्लासेस बना सकते हैं, या एक ही क्लास के अंदर भी हम काम कर सकते हैं। हम एक काम करते हैं, हम डिफरेंट क्लास बना के ही यूज करते हैं इसको, ताकि वो आपको समझ में आए कि हम पैकेज के कंसेप्ट में हम कैसे यूज कर सकते हैं अपने डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस को। तो पहले हम एक काम करते हैं, पहले एक नॉर्मल एक सिंपल क्लास बना लेते हैं, क्लास, और इस क्लास का नाम दे देते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे नाम दे दिया स्टूडेंट। स्टूडेंट एक क्लास बनाई मैंने, और उसको हम फिनिश कर लेते हैं यहाँ पे। अब स्टूडेंट क्लास के अंदर हम क्या कर रहे हैं, हम नॉर्मली स्टूडेंट क्लास के अंदर दो प्रॉपर्टी ले रहे हैं यहाँ पे स्टूडेंट की। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या ले रहे हैं, नेम, उसको हम लेते हैं स्ट्रिंग टाइप का, स्ट्रिंग नेम ले लेते हैं। और सेकंड प्रॉपर्टी ले लेते हैं हम इसकी रोल नंबर, जो कि हमारी होगी इंटीजर, रोल नंबर। दो प्रॉपर्टी ले ली हमने। अब इन दोनों प्रॉपर्टी का एक तो हम यहाँ पे अपना एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे स्टूडेंट क्लास का, जिसमें हमें पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे, और उस पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के थ्रू हम दोनों इस स्टूडेंट ऑब्जेक्ट की, स्टूडेंट क्लास के इन दोनों प्रॉपर्टीज को इनिशियलाइज करवाएंगे ड्यूरिंग द क्रिएशन ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर क्लास। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, क्रिएट ए पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। इसके भी शॉर्टकट हैं हमारे एडिटर के पास, तो हमें शॉर्टकट ही यूज करना चाहिए। उसी के लिए क्या हम करेंगे, हम राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करके हमारा एक सोर्स ऑप्शन है, यहाँ पे सोर्स में जाओगे, यहाँ पे सोर्स में जाने के बाद यहाँ पे होगा, यहाँ पे आएगा जनरेट कंस्ट्रक्शन यूजिंग फील्ड्स, हम इसको क्लिक करेंगे। ये पूछा है कौन कौन सी फील्ड के लिए को यूज करके आपको कंस्ट्रक्टर जनरेट करना, हमें दोनों फील्ड को यूज करके कंस्ट्रक्टर जनरेट करना है। ये हमने कंस्ट्रक्टर जनरेट कर लिया। ये क्या होगा हमारा एक, ये ऊपर बन लिया, इसको मैं नीचे ले आता हूँ, इस कमेंट के नीचे कंट्रोल एक्स कर लेते हैं यहाँ से, और इसके नीचे पेस्ट कर देते हैं हम इसको।
ये एडिटर एज कम्पेयर टू वीएस कोड काफ़ी हेल्पफुल होता है हमें, मतलब ऑटो कोड जनरेट करने के लिए भी, और वैसे भी काफ़ी सारे, अगर हम मेथड्स के देखें कि हम मेथड्स जो भी पर्टिकुलर कलेक्शन के ऊपर जो हम पिछले सेशन में पढ़ रहे थे, तो उन पर्टिकुलर कलेक्शंस के जो कॉमन मेथड्स होते हैं उनको भी ये काफ़ी हेल्पफुल होता है हमें ऑटो सजेस्ट करवाने में। तो ये तो हमने एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्रिएट करवा लिया ऑटो जनरेशन के थ्रू। अब हम क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर दोनों प्रॉपर्टी गेटर और सेटर भी सेट करवा लेते हैं। जनरेटिंग getters and setters for name and roll number field। कैसे कर सकते हैं वो भी हम अपने एडिटर की हेल्प से कर सकते हैं। राइट क्लिक करो, राइट क्लिक करे सोर्स में जाओ, सोर्स में जाके हम यहाँ पे के ऑप्शन आता है हमारे पास जनरेट गेटर एंड सेटर्स, यहाँ पे क्लिक करो। यहाँ पे पूछ रहा है कि किस फील्ड के लिए करना, हम सिलेक्ट ऑल कर देते हैं और जनरेट पे क्लिक कर देते हैं। तो हमारे गेटर्स एंड सेटर्स जनरेट हो गए। इनको भी हम क्या करेंगे, कॉपी पेस्ट करके इस कमेंट के नीचे ले आते हैं। ये हमारे गेटर सेटर हो गए। अब एक बार अपनी क्लास को सेव करवा लेते हैं। अब एक सेकंड क्लास और बनाते हैं जिसमें हम क्या करेंगे, हम अपने इक्वल्स एंड हैश कोड के मेथड की वर्किंग को टेस्ट करेंगे। तो उसके लिए हम क्लास करते हैं क्रिएट, इसका नाम ले देते हैं हम वर्किंग ऑफ इक्वल्स एंड हैश कोड, इतना नाम दे लेते हैं इसको। इसमें हम अपना मेन मेथड राइट करें तो हम यहाँ पे बाय डिफॉल्ट राइट, मैनुअली राइट ना करके यहाँ से हम क्लिक करके अपने मेन मेथड को इस पर्टिकुलर क्लास के अंदर राइट करवा सकते हैं ऑटोमेटिकली। तो इसने क्या किया, हमें हमारा मेन मेथड भी राइट करके दे दिया है इस पर्टिकुलर आईडी ने। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपली हम टेस्ट करेंगे कि हमारा इक्विवेलेंट हैश कोड को हम इस पर्टिकुलर क्लास के अंदर, या जो स्टूडेंट क्लास थी उसके अंदर हम ओवरराइड ना करवाएं तो हमें क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उसका। तो एक बार यूज को देखने के लिए यहाँ पे पहले हम एक बार टू स्ट्रिंग मेथड होता है एक, जो हमारे को एक ऑब्जेक्ट को जब हम प्रिंट करवाते हैं उसकी आउटपुट को जो एक्चुअल कंटेंट है उसको देखने के लिए हमें टू स्ट्रिंग मेथड को ओवरराइड करवाना होता है। तो एक बार हम टू स्ट्रिंग मेथड को ओवरराइड करवा लेते हैं यहाँ पे। तो टू स्ट्रिंग मेथड को ओवरराइड कराने के लिए क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास ये है जनरेट टू स्ट्रिंग। तो किसी ये दोनों फील्ड को यूज करके हम जनरेट टू स्ट्रिंग करवा लेते हैं। तो ये हमारा इसने क्या किया है, टू स्ट्रिंग मेथड को ओवरराइड कर दिया, जिससे हम क्या करेंगे, जब हम इस पर्टिकुलर स्टूडेंट क्लास के ऑब्जेक्ट को प्रिंट करवाएंगे हम अपनी सेकंड क्लास में, तो हमें जो एक्चुअल कंटेंट होगा उस पर वो हमें दिखेगा अपनी कंसोल के ऊपर एज आउटपुट के रूप में। कंट्रोल एस कर लेते हैं। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, एक पहले तो एक मैप क्रिएट करवा लेते हैं। मैप या सेट दोनों केस में देखेंगे हम। पहले हम एक क्रिएट कर लेते हैं, क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट ऑफ स्टूडेंट क्लास। कैसे क्लास कर सकते हैं हम, क्योंकि सेम पैकेज में है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, हमें हमें इस पर्टिकुलर क्लास को इंपोर्ट करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम यूज कर सकते हैं। क्योंकि हमने पैकेज एंड मॉडिफायर पढ़े थे, उस केस में आपने देखा भी होगा कि हमने कहाँ पे किस चीज़ का क्या स्कोप है। STUDE स्टूडेंट, स्टूडेंट क्लास का हमने क्या किया, एक S1 क्रिएट किया। कैसे क्रिएट करते हैं, हमने एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया वहाँ पे, उसके थ्रू हम इसको इनिशियलाइज भी करवा लेते हैं। कैसे करवा सकते हैं, अगेन स्टूडेंट, और हमारा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में दो वैल्यू पास करवाई थी हमने, एक नेम जो स्ट्रिंग था मैंने कर दिया यहाँ पे करण, और एक था रोल नंबर, रोल नंबर दे दिया हमने 5। एक स्टूडेंट, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया हमने यहाँ पे। सेम एक सेकंड ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर लेते हैं सेम वे में ही, कंट्रोल सी करते हैं और सेकंड ऑब्जेक्ट के लिए इसको हम S2 दे देते हैं नाम। वैल्यू हम सेम ही रखते हैं ताकि हमें चेक करवाना कि इक्वल और हैश कोड को हम ओवरराइट ना करें तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे उसके ऊपर। कंट्रोल एस करते हैं, एक बार हम चेक कर लेते हैं यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट LN, चेक करते हैं यहाँ पे कि हमारे दोनों ऑब्जेक्ट सेम है या नहीं है। तो इसके लिए एक कमेंट डाल देते हैं यहाँ पे, चेक वेदर S1 एंड S2 ऑब्जेक्ट्स
आर इक्वल और नॉट, ये चेक करवा लेते हैं यहाँ पे। तो को कैसे चेक करवाएंगे हम, क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे S1 डॉट इक्वल्स S2, इक्वल्स मेथड के थ्रू हम यहाँ पे चेक करवा सकते हैं कि ये दोनों ऑब्जेक्ट सेम है या नहीं है। कंट्रोल एस करते हैं और एक हम क्या कर सकते हैं, हम इन दोनों ऑब्जेक्ट का हैश कोड भी हम देख सकते हैं कि इन दोनों ऑब्जेक्ट का हैश कोड एक्चुअल में है क्या। तो एक काम करते हैं, हैश कोड भी प्रिंट करवा लेते हैं यहाँ पे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln हैश कोड ऑफ S1 ऑब्जेक्ट। क्या होगा S1 डॉट हैश कोड, ऐसे हम हैश2 ऑब्जेक्ट का भी, मतलब S2 ऑब्जेक्ट का भी हैश कोड प्रिंट करवा लेते हैं। कंट्रोल C टैब और ये डाल देते हैं S2, यहाँ पे कर देते हैं S2। और एक हम अपने दो चीजें क्रिएट करवा लेते हैं, एक यहाँ पे एक मैप क्रिएट करवा लेते हैं और एक सेट क्रिएट करवा लेते हैं। वो कैसे करेंगे हम, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैप और सेट हमारे क्या है, दोनों एक जावा डॉट यूटिल पैकेज के पार्ट हैं, तो हम इसको पहले उस पैकेज को इंपोर्ट करवा लेते हैं। इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार, और हम यहाँ पे अब एक सेट क्रिएट कर लेते हैं और एक मैप क्रिएट कर लेते हैं। तो सेट कैसे क्रिएट करते हैं, क्रिएटिंग ए सेट ऑफ स्टूडेंट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं हम सेट क्रिएट करने के लिए, सेट क्लास का नेम, ये हमारे इंटरफेस का नेम है वैसे, इंटरफेस का नेम, और किस टाइप का सेट क्रिएट करें हम, स्टूडेंट का, तो स्टूडेंट, और इसका नाम दे देते हैं हम स्टूडेंट सेट, फिर इक्वल साइन न्यू कीवर्ड, देन अगेन किस टाइप का सेट क्रिएट करें हम, हैश सेट, क्योंकि हैश सेट ही हमारे जो हैश टेबल का जो मैकेनिज्म है, जो एलिमेंट को सेव करवाने के लिए यूज होता है, तो वो यूज करते हैं, और जो इक्वल्स और हैश कोड मेथड को यूज करता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हैश मैप, हैश सेट, और ये एंगुलर ब्रेसेस, देन फंक्शन ब्रेसेस, देन कोलन, ये हमारा एक हैश सेट क्रिएट हो गया है। ऐसे ही हम एक मैप क्रिएट कर सकते हैं। मैप कैसे क्रिएट कर सकते हैं, मैप इंटरफेस, इस मैप क्या होता है हमारा, की वैल्यू पेयर का यूज करता है। तो हमारे पास यहाँ पे की ले लेते हैं हम, यहाँ पे स्टूडेंट को, स्टूडेंट, वैल्यू ले लेते हैं हम यहाँ पे इंटीजर टाइप में, यहाँ पे क्या देते हैं, स्टूडेंट मैप, स्टूडेंट मैप कैसे क्रिएट करें, न्यू, यहाँ पे भी हम हैश मैप का यूज करेंगे, हैश मैप, और यहाँ पे फंक्शन ब्रेसेस एंड देन कोलन। ये हमारे दोनों हैश मैप और सेट क्रिएट हो गए हैं, क्रिएटिंग सेट एंड मैप ऑफ स्टूडेंट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, वन बाय वन हम एलिमेंट ऐड करवा लेते हैं, एडिंग एलिमेंट्स इन सेट एंड मैप। कैसे कर सकते हैं, सेट में कैसे कर सकते हैं, स्टूडेंट सेट डॉट एड, इसमें क्या करें, दो एलिमेंट हमारे S1, और ऐसे ही हम इसको कॉपी करवा के S2 ऐड करवा देते हैं, यहाँ पे कर देते हैं S2। मैप में कैसे कर सकते हैं हम, मैप का नेम स्टूडेंट मैप डॉट पुट, अब यहाँ पे वैल्यू की वैल्यू पेयर है, हमने की कैसे ले रखी है, की होगी हमारे स्टूडेंट टाइप का जो ऑब्जेक्ट है वो होगा, तो हमने S1, और वैल्यू में हम क्या दे देते हैं यहाँ पे, वैल्यू में दे देते हैं हम यहाँ पे 1। एक्चुअल में हमारा मैप के अंदर क्या है, हम यूनिक की हम डुप्लीकेट की को सेव नहीं करवा सकते, लेकिन डुप्लीकेट वैल्यू सेव करवा सकते हैं। हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम एक ही मेमोरी लोकेशन को पॉइंट आउट करवाने के लिए यहाँ पे दोनों की वैल्यू हम यहाँ पे सेव रखवा लेते हैं। तो क्या करेंगे हम, एक वैल्यू भी क्या करते हैं, S2 को भी हम, S2 के अंदर भी की पे भी हम सेम ही वैल्यू रखते हैं 1 ही।
और अब हम यहाँ पे अपने मैप को और सेट को अपने कंसोल पे प्रिंट करवा लेते हैं। कैसे करवा सकते हैं? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, यहाँ पे क्या करेंगे? वैल्यूज ऑफ स्टूडेंट सेट आर क्या है? कंकैटिनेशन का साइन एंड देन स्टूडेंट सेट। ऐसे हम क्या कर सकते हैं? वैल्यूज ऑफ स्टूडेंट मैप को भी प्रिंट करवा लेते हैं। वैल्यूज ऑफ स्टूडेंट मैप कैसे होगा? यहाँ पे स्टूडेंट मैप कर देते हैं इसको, और एक बार हम अपने प्रोग्राम को सेव करवा के और रन करवा के देखते हैं कि हमारे कंसोल पे आउटपुट क्या आती है। कैसे करेंगे? यहाँ पे राइट क्लिक करोगे, रन एज पे जाओगे और जावा एप्लीकेशन पे क्लिक करोगे। अब यहाँ पे देखोगे अब क्या हो रहा है। अब मेरी पहली स्टेटमेंट क्या थी कि हम दो ऑब्जेक्ट को कंपेयर करवाए थे इक्वल्स मेथड के थ्रू। तो अब यहाँ पे S1 और S2 दो ऑब्जेक्ट हैं और यहाँ पे हमने रिजल्ट पे क्या दिया, इसने फॉल्स दिया। लेकिन जबकि हमारे पास दोनों ऑब्जेक्ट के अंदर वैल्यूज हमारे पास सेम थी, लेकिन इसने फॉल्स क्यों दिया है? क्योंकि ये हमारे इक्वल्स मेथड की और हैश कोड मेथड की डिफॉल्ट रिप्रेजेंटेशन है। डिफॉल्ट रिप्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग क्या होता है कि हमारा इक्वल्स मेथड ऑब्जेक्ट के रेफरेंस को कंपेयर करता है, ना कि ऑब्जेक्ट के कंटेंट को। लेकिन ऑब्जेक्ट का रेफरेंस है S1 और S2, तो दोनों ऑब्जेक्ट डिफरेंट हैं, इसलिए ये हमें फॉल्स दे रहा है क्योंकि वो इक्वल नहीं है। यहाँ पे देखते हैं हम S1 का एस कोड और S2 का एस कोड दोनों डिफरेंट है। और हम देखते हैं वैल्यू सेट के अंदर और मैप के अंदर हमारी वैल्यूज क्या है। दोनों के अंदर हमारे पास डुप्लीकेट वैल्यू आ रही है। जैसे कि सेट के अंदर देखिए, हमें सेट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि यूनिक कॉन्स्ट्रेंट है कि यूनिक एलिमेंट ही वहां पे सेव हो सकते हैं। लेकिन हमारे पास क्या है, यहाँ पे सेम दो एलिमेंट हैं S1 और S2 और दोनों के अंदर सेम वैल्यू है। तो यहाँ पे एक तरीके से हमारा जो सेट का कॉन्स्टेंट है यूनिकनेस का, वो ब्रेक हो रहा है। ऐसे ही मैप के अंदर हम क्या कर सकते हैं? मैप के अंदर हम यूनिक की और डुप्लीकेट वैल्यूज हम सेव करवा सकते हैं। लेकिन हम ध्यान से देखें, हमारी की जो है उसके अंदर जो कंटेंट है वो सेम ही है। तो एक तरीके से देखा जाए, ये मैप और सेट का जो कंस्ट्रेंट है वो भी ब्रेक हो रहा है यहाँ पे। क्यों ब्रेक हो रहा है? क्योंकि हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट का ही सेट बना रहे हैं हम, और ऑब्जेक्ट का ही मैप बना रहे हैं। और हम जब इसको कलेक्शन जो हम यूज बना रहे हैं, हम करवा रहे हैं कलेक्शन, उसको यूज कर रहे हैं जिसमें हम हैश मैकेनिज्म को यूज कर रहे हैं। जिसके बैक एंड पे हैश टेबल को यूज कर रहे हैं अपने एलिमेंट को सेव कराने के लिए। तो उस केस में जब हम हैश टेबल का यूज करते हैं एलिमेंट को सेव कराने के लिए, तो हैश मैकेनिज्म के थ्रू एक हैश कोड जनरेट होता है। और हैश कोड के थ्रू ही हमें पता लगा पाते हैं कि वो पर्टिकुलर एलिमेंट किस बकेट के अंदर जाके सेव होएगा। तो ये इसकी जो रिप्रेजेंटेशन है हमारे पास कलेक्शन की, उसको राइट वे में भी करवाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो यहाँ पर हम अपने इक्वल्स एंड हैश कोड मेथड को ओवरराइड करवा लेते हैं थ्रू द हेल्प ऑफ आवर एडिटर। यहाँ पे हम जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, सोर्स पे जाएंगे और जनरेट हैश कोड एंड इक्वल्स मेथड, और यहाँ पे जनरेट पे क्लिक करेंगे। तो ये हमारे इक्वल्स एंड हैश कोड मेथड यहाँ पे हमारे एडिटर के थ्रू जनरेट होके हमारे पास आ गए। हालांकि ये टू स्ट्रिंग मेथड से ऊपर हुए हैं, कोई इशू नहीं है, हम यहाँ पे काम कर सकते हैं टू स्ट्रिंग को। हालांकि इसको यहीं पे रहने दो। मेन चीज़ तो ये है कि हमारे ये हैश कोड ओवरराइड होके आ गया हमारा, और ये हमारा इक्वल्स मेथड ओवरराइड होके आ गया। फिलहाल हम काम करते हैं, पहले हम अपने हैश कोड मेथड को यहाँ से कमेंट कर देते हैं एक बार, डिफरेंस देखने के लिए कि अगर हम ओनली इक्वल्स मेथड को इम्प्लीमेंट करें या ओवरराइड कराएं तो क्या इम्पैक्ट पड़ता है, और जब हम दोनों को ओवरराइड करें तो क्या इम्प्लीमेंटेशन हमारे प्रोग्राम के अंदर क्या इफेक्ट डालती है। कंट्रोल एस करते हैं और अपने प्रोग्राम को दोबारा रन करके देखते हैं इसको। कैसे कर सकते हैं? राइट क्लिक करो और यहाँ पे जाओ, रन एज पे जाओ और जावा एप्लीकेशन पे क्लिक कर दो। तब आप यहाँ पे देखोगे हमने ओनली इक्वल्स मेथड को ओवरराइड करवाया। तो उस केस में क्या हुआ, जैसे हमारी वो फर्स्ट स्टेटमेंट थी, चेक वेदर S1 एंड S2 ऑब्जेक्ट्स आर इक्वल और नॉट। यहाँ पे क्या है, हमारा रिजल्ट क्या है? ट्रू आया है। क्यों आया है? क्योंकि अब हमने इक्वल्स मेथड को अपनी बेस क्लास के अंदर ओवरराइड करवा दिया। तो ओवरराइड कराने के बाद जो उसकी जो हमने इंप्लीमेंटेशन दी है अपनी बेस क्लास के अंदर, उसके अंदर अब हम इक्वल्स मेथड के थ्रू इन ऑब्जेक्ट्स के कंटेंट को
मैच करवा रहे हैं, कंटेंट को चेक करवा रहे हैं। कंटेंट मीन्स उसकी जो प्रॉपर्टी है, जो S1 के अंदर जो हमारा नेम और रोल नंबर है और S2 के अंदर जो नेम और रोल नंबर है, हम उनको कंपेयर करवा रहे हैं यहाँ पे अब। और वो देखेंगे, हमने जब हमने दोनों ऑब्जेक्ट क्रिएट करवाए थे तो उनके अंदर जो वैल्यू साइन करवाई थी हमने, वो दोनों सेम है, दोनों सेम है, कंटेंट सेम है, इसलिए ये दोनों ऑब्जेक्ट हमारे इक्वल्स मेथड के थ्रू ट्रू है। लेकिन जो हमारा इक्वल्स एंड हैश कोड मेथड जो कॉन्ट्रैक्ट था, उसके थ्रू क्या था, हमारा क्या कॉन्ट्रैक्ट था, अगर दो ऑब्जेक्ट हमारे इक्वल्स मेथड थ्रू ट्रू रिजल्ट देते हैं हमें, तो उस केस में उन दोनों का हैश कोड हमारा हमेशा सेम आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखोगे तो आप S1 और S2 का ऑब्जेक्ट का हैश कोड अभी भी डिफरेंट है। और हमारा जो सेट और मैप की जो वैल्यू हमने प्रिंट करवाई थी, वो भी हमारे पास क्या दे रहे हैं, अभी भी हमें डुप्लीकेट एलिमेंट हमारे पास, जैसे कि सेट का क्या है, एक कांस्टेंट है सेट के पास कि उसके अंदर हमेशा यूनिक वैल्यू ही सेव होते हैं। लेकिन यहाँ पे देखोगे आप, अभी भी हमारे पास उस पर्टिकुलर सेट के अंदर डुप्लीकेट वैल्यूज हैं। ऐसे ही हमारे पास मैप के अंदर जो हमारी की है वो यूनिक होती है, लेकिन की के अंदर का जो कंटेंट देखोगे अभी भी हमारे पास डुप्लीकेट है। तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने अपनी क्लास के अंदर ओनली इक्वल्स मेथड को ही ओवरराइड करवाया है। और अपने हमारे जो कलेक्शन है, जो हैश टेबल के कंसेप्ट को, हैशिंग मैकेनिज्म को यूज करके एलिमेंट को सेव करवाती है, तो उसके अंदर हमें अपने कलेक्शन को बेटर वे में इंप्लीमेंट करवाने के लिए हमें अपनी क्लास के अंदर इक्वल्स एंड हैश कोड दोनों मेथडों को ओवरराइड करवाना पड़ेगा, ताकि हमारे जो कलेक्शन की जो रिप्रेजेंटेशन है, कलेक्शन की जो हमारे पास इम्प्लीमेंटेशन होगी, वो बेटर वे में और एफिशिएंट वे में वर्क कर सके। तो उसके लिए हम एक काम करते हैं, अपने बेस क्लास में जाते हैं और जो हमारा हैश कोड को जो हमने ओवरराइड वाले मेथड को हमने कमेंट करवाया था, उसको अनकमेंट कर लेते हैं। और एक बार अनकमेंट करके अपने प्रोग्राम को सेव करवा के और दोबारा अपने मेन क्लास में जाके और अपने प्रोग्राम को रन करवाते हैं। कैसे कर सकते हैं? रन एज जावा एप्लीकेशन। अब यहाँ पे देखोगे आप, हमारा, क्योंकि इक्वल्स मेथड तो पहले ही हमारे पास ओवरराइड हो गया था, उसके थ्रू हमारे पास दोनों ऑब्जेक्ट ट्रू रिजल्ट रिटर्न कर रहे हैं। लेकिन अब ध्यान से देखोगे, हमारे दोनों ऑब्जेक्ट का हैश कोड भी सेम है। और अब हम अपने सेट के और मैप की आउटपुट को देखते हैं, तो उस केस में भी हमारे पास ओनली यूनिक एलिमेंट ही हमारे पास एज एन आउटपुट हमारे कंसोल के ऊपर दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि अब जो सेट और मैप का जो कॉन्स्टेंट है हमारे कलेक्शन के अंदर, वो बेटर वे में और एफिशिएंट वे में यहाँ पे इंप्लीमेंट हो रहा है, ड्यू टू दैट हैश कोड एंड इक्वल्स मेथड ओवरराइड इन आवर बेस क्लास। तो ये एक्चुअल में हमारा हैश कोड और इक्वल्स मेथड का रियल मीनिंग है। यहाँ पे हमने प्रोग्रामिंग वे में समझा है और थ्योरेटिकल वे में भी हमने इसे सेशन के अंदर डिस्कस कर लिया है। फर्दर आपको कोई डाउट है, इक्वल्स और हैश कोड मेथड क्या है हमारे जावा के अंदर, कलेक्शन के अंदर, और क्यों हम उनको अपनी क्लास के अंदर ओवरराइड करवाते हैं बेस क्लास के अंदर, तो आप अपने कमेंट को इस पर्टिकुलर वीडियो के ऊपर शेयर कर सकते हो, और मैं आने वाले सेशंस में आपके उस डाउट को और बेटर वे में क्लियर करने की कोशिश करूंगा। बाकी मेरे हिसाब से तो मैंने यहाँ पे इक्वल्स एंड हैश कोड के मेथड को एक बेटर वे में और डिटेल वे में समझाने की पूरी कोशिश की है, और ताकि आप इंटरव्यू टाइम पे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जवाब अच्छे से आप दे पाओ। बाकी आपको फिर भी कोई डाउट रहता है, जैसे मैंने पहले बताया आपको, तो आप अपने डाउट को कमेंट के थ्रू शेयर कर सकते हो, ताकि हम उसको नेक्स्ट वीडियो में रिजोल्व करने की कोशिश कर सकें। टिल देन, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।